हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन की इस सीरीज़ में इससे लास्ट वाली पहली वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा सर्कुलर मोशन का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने वहाँ पे कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे रह गया था जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं उसको कवर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कुछ रिलेशन भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो रिलेशन मेरे पास आता है, सबसे पहला जो देखो, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा है उसके बारे में। अब इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे कल मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन लिखाया था, तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होता है, वैसे ही एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन इनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो उसको ही हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा प्रूफ करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी बोलते लीनियर वेलोसिटी को, एंड एंगुलर वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मुझे निकालना है ना, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ मैं, पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, है ना। ये बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम। तो अगर मैं सेंटर पे कोई पॉइंट मानता हूँ और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं कुछ भी इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक पॉइंट इस तरीके से मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने लिया है। कैसा मोशन लिया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? जब हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड का वो कैसा रहेगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, और यहाँ पे भी स्पीड कितनी रहेगी, यहाँ पे भी वी रहेगी, ठीक है। ये कहानी होगी। और ये एंगल कितना रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने मान लिया डेल्टा थीटा। ये तो ए डैश हो गया भाई, पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश। ये एंगल कितना घुमा, डेल्टा थीटा। ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? जो सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला पार्ट, इसको डीएस बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डीएस। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, ये इसने कवर किया है। अब देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे। मुझे पता है कि जो स्पीड मेरे पास होती है, अगर स्पीड की मैं बात करूँ, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला 7th और 8th क्लास में। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस इक्वल टू आएगा स्पीड इंटू टाइम। ये लिखेंगे भैया, डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो डेल्टा एस है मेरे पास, डेल्टा एस, है ना। इक्वल टू स्पीड कितनी है? ये तो मैग्नीट्यूड सेम है स्पीड का, v मान लेंगे इसको, और टाइम कितना लगा, इसको मान लेंगे dt, है ना। अगर ए पॉइंट पे टाइम कितना था t, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा? t प्लस dt, है ना। अगर यहाँ पे टाइम कितना था t और यहाँ पे t प्लस dt हुआ, तो चेंज कितना आएगा? टाइम कितना होगा? dt आएगा। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, है ना। इसको ds की जगह क्या लिख सकते हैं? इसको ds लिख सकते हैं सिंपल, ds इक्वल टू v इंटू dt। ये एक बात होगी। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा इसकी, तो कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था S इक्वल टू आर थीटा, पढ़ा था ऐसा कुछ कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं डी थीटा लिखना चाहूँ, या तो उसको डी थीटा लिख लो, वरना डेल्टा भी लिख सकते हैं ना। वो ये बड़े चेंज के लिए होता है डेल्टा, और स्मॉल चेंज के लिए डी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डी थीटा कितना आएगा यहाँ से? आर, और यहाँ पे कितना होगा? डी थीटा। आर यहाँ पे क्या है? इस सर्कल का रेडियस, है ना। सर्कल का रेडियस तो सेम ही रहेगा हर एक पॉइंट पे, सर्कल का रेडियस। तो डी थीटा आर, डी थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? डी एस कितना हो जाएगा? लिख देता हूँ मैं, डी एस कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा। इस रिलेशन का यूज़ करके डी एस इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो इस डी एस की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इक्वेशन 1 वाली जो डी एस की वैल्यू उसको यहाँ पे रखेंगे, तो कितना होगा? वी इंटू डी टी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, कर सकते हैं। अच्छा, वी बाय आर में इधर लिख लेता हूँ, वी बाय आर, और डी थीटा बाय डी टी, यानी इस डी टी की वैल्यू को मैं इसके नीचे लेके आ गया। तो देखो क्या होगा यहाँ से, डी थीटा बाई डी टी तो मेरे पास क्या होता है? तो एंगुलर स्पीड होती है, कल बात की थी हमने। ये क्या होती है? एंगुलर स्पीड। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर की मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी v कितना आ जाएगा यहाँ से? आर इंटू ओमेगा।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ओमेगा की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड थंब रूल, ये भी लिख लो यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल, वो इसी के अंदर मैं बता देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल, यानी अगर क्लॉकवाइज अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, जैसे पहले ए पे था फिर बी पे, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। तो फिंगर कर्ल करेंगे, ओमेगा की जिस डायरेक्शन में ओमेगा घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, और थंब की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, ओमेगा की, ठीक है। तो ओमेगा जो होगा उसके डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से, ये हमने कल भी बात की थी थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में, किस तरीके से उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बस जो बेसिक रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कैसे निकालेंगे, सिंपल डिस्टेंस रखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया इधर, स्पीड हो गई v और टाइम कितना हो गया dt। तो ds क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट r इंटू डी थीटा, ds की वैल्यू यहाँ पे रखी और वहाँ से मैंने v इक्वल टू आर ओमेगा निकाल लिया, सिंपल, ठीक है। तो इसको नोट करो आप। फिर एक रिलेशन देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको नोट करो, लेकिन उससे पहले एक मिनट में आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है, नोट करो उसको। चलिए सबने लिखा होगा। तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, वैसे ओमेगा की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं। तो इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। देखो तो जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो नोट करके आप लिख सकते हैं इधर, तो नोट है ना, नोट करके एक बात लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक डिस्क बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, डिस्क। तो देखो एक डिस्क है यहाँ पे, इस तरीके की एक डिस्क होगी, एक डिस्क इधर बना लेते हैं इस तरीके की, ठीक है। और इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है रोटेट करेगी, यानी इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट करेगी। डिस्क होगी, डिस्क के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, है ना, ये पार्टिकल होंगे। तो उनमें से अच्छा अगर ये डिस्क होगी तो अंदर से यहाँ पे जो मटेरियल होगा डिस्क का फिल होगा, और फिल अगर मटेरियल होगा तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। और अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से कुछ पार्टिकल की मैं बात करता हूँ। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसका मास है m1, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, इसको r1 बोल देंगे। एक मेरे पास है m2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका, r2। और सपोज करो कोई पार्टिकल इधर भी हो सकता है, चलो दो ही पार्टिकल की बात करते हैं, m1 और m2, ये मैंने लिया इधर, और एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इफ अ बॉडी rotate with angular speed omega, if a body rotate with angular speed omega, then all particle of body doing circular motion with same angular speed ओमेगा। तो इससे एक बात पता चली कि अगर डिस्क के अंदर चाहे कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो, अगर डिस्क ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ घूमेगी, रोटेट करेगी, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सबकी एंगुलर स्पीड कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया m1 और m2, तो इस केस में जो ओमेगा 1 होगा किसके बराबर होगा, ओमेगा 2 के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में जो एंगुलर स्पीड होती है हर एक पार्टिकल की कैसी रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। ये नोट करो आप। एक चीज़ और इसमें देखते हैं, एंगुलर स्पीड के बाद लीनियर स्पीड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट करो। चलिए कर लिया होगा, ये भी नीचे वाला पार्ट हटा देता हूँ उधर से। देखिए तो एंगुलर स्पीड कैसी रहेगी, यहाँ पे बराबर रहेगी, है ना, क्योंकि ओमेगा 1 कैसा रहेगा, ओमेगा 2 के बराबर रहेगा। अच्छा अब एक नोट करने वाली बात यह है कि जो लीनियर स्पीड होती है, क्या होती है, लीनियर स्पीड, वो हर पार्टिकल की डिफरेंट मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, r इंटू ओमेगा, यानी जो v मेरे पास होगा ओमेगा के साथ r के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो पार्टिकल 1 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, और v2 की इस सेकंड पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। ओमेगा तो दोनों केस में बराबर है, v1 r1 ओमेगा और v2 r2 ओमेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रेडियस 2 वाला है ना, यानी रेडियस 2 कैसा है,
ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1। देख सकते हो m2 वाला पार्टिकल दूर है सेंटर वाली एक्सिस से, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो r2 ग्रेटर देन r1। तो अगर r2 ग्रेटर देन r1 होता है तो यहाँ से फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि जो v2 की वैल्यू होगी वो भी v1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लीनियर स्पीड है मेरे पास v2 और v1, और यहाँ पे जो मेरे पास एंगुलर स्पीड थी, दोनों में डिफरेंस है। ω1 और ω2 तो हर एक पार्टिकल के लिए बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर स्पीड ज़्यादा होगी 2d। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा है। तो जिस पार्टिकल का रेडियस बड़ा उस पार्टिकल की स्पीड भी ज़्यादा, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये देख सकते हो आप इधर से। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आई होगी कि एंगुलर स्पीड बराबर होती है और लीनियर स्पीड डिफरेंट होती है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी लीनियर स्पीड ज़्यादा उस पार्टिकल की, और जिसका रेडियस कम उसकी लीनियर स्पीड भी कम होगी। एक नोट करके यहाँ पे साइड में और बात आप लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ इधर, कि जितने पार्टिकल इस डिस्क के ऊपर रोटेट करेंगे, जितने भी पार्टिकल इस डिस्क के ऊपर रोटेट करेंगे, सपोज करो m1 पार्टिकल है, ये ऐसे घुमा और घूम के कहाँ आया, इधर आया है ना, ऐसे घूम करके रिवॉल्व करके यहाँ पे आया। ऐसे m2 वाला पार्टिकल है, पूरा रोटेट करके कहाँ पहुंचा, वापस यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि डिस्क भी ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है। तो उस केस में हर एक पार्टिकल को जो टाइम लगेगा ना वापस आने में, हर एक पार्टिकल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे घूम के वापस आने में जो टाइम लगेगा सेम लगेगा। टाइम कैसा लगेगा यहाँ पे, ये पॉइंट भी आप लिख लो, सी पॉइंट, कि टाइम विल बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल। कौन सा टाइम है ये टाइम है रोटेशन का, कि एक बार यहां से रोटेट करेगा और वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो m1 और m2 का जो टाइम होगा, सपोज करो m1 का टाइम कितना है, इसको मान लेंगे t1, और m2 का टाइम कितना है, इसको मान लेंगे t2। तो t1 टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, t2 के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है वो बराबर है ना। टाइम सेम क्यों रहेगा, क्योंकि जो एंगुलर स्पीड है हर एक पार्टिकल के बराबर है, और टाइम पीरियड और जो एंगुलर स्पीड है इसका रिलेशन होता है, ये होता है t इक्वल टू 2π/ω। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ω। तो अगर ओमेगा सेम तो टाइम भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। 2π तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ओमेगा सेम दोनों के लिए तो टाइम भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो टाइम विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल बिकॉज एंगुलर स्पीड विल बी द सेम फॉर ऑल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दिस डिस्क, ठीक है। तो छोटी छोटी जो बात है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप नोट करो। फिर v इक्वल टू r ओमेगा के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी बात अभी और करते हैं ना, और भी एक तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो ये तो सर्कुलर के केस में हो गया, और विदाउट सर्कुलर के केस में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं लीनियर स्पीड v इक्वल टू r ओमेगा के बारे में। चलिए ये लिख लिया होगा आपने। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि लीनियर स्पीड वेलोसिटी रहेगी डिफरेंट, एंगुलर स्पीड रहेगी सेम, और टाइम पीरियड भी रहेगा सेम। चलिए एक और नोट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी। एक और नोट पॉइंट है जो आपको लिखना है यहाँ पे। देखो नोट पॉइंट क्या है, देखो जैसे 4 कंडीशन की मैं बात करता हूँ। जैसे v इक्वल टू r ओमेगा मैंने पढ़ा है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। क्या पढ़ा है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। इसी के ऊपर 4 कंडीशन मेरे पास होती है। जैसे अब क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और आपसे सवाल ये बोले कि भैया v इक्वल टू r इंटू ओमेगा क्या हमेशा ट्रू होगा, v इक्वल टू r ओमेगा क्या हमेशा ट्रू होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट ट्रू 100%। 100% ट्रू नहीं है। तो ये फेल कहाँ पे होगा भाई, इन दोनों के ऊपर अगर एरो लगा है, यानी v भी वेक्टर है और ओमेगा भी वेक्टर है, तो इन दोनों को ये तब बोलेंगे जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। वैलिड कब वैलिड होगा, इफ v एंड ओमेगा बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन। ये जो लिखने का पर्पस होता है ना, ये जो हम लिखते हैं यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा, ये क्यों लिखते हैं, ये तभी लिख पाएंगे दोनों वेक्टर को जब v और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तभी इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। हो सकता है किसी केस में वैलिड हो, लेकिन वैलिड कहाँ पर नहीं है, सर्कुलर मोशन के केस में वैलिड नहीं है। देख सकते हो आप भाई, जैसे मैं सर्कुलर मोशन करता हूँ हर एक पार्टिकल, जैसे पॉइंट ए पे होगा, पॉइंट बी पे होगा, तो यहाँ पे v होगी वेलोसिटी दर, ये होगी वेलोसिटी दर। और अगर ये डिस्क घूमेगी है ना, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका तो ओमेगा फिक्स है, ओमेगा की डायरेक्शन तो एक बार फिक्स हो गई, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। लेकिन v की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो ये डिफरेंट होंगे ना दोनों, एक ही डायरेक्शन कहाँ है दोनों की। v की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी, ए पे रहेगा, इधर टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे, और ओमेगा तो एक बार में फिक्स कर दिया, कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों की डायरेक्शन होगी डिफरेंट होगी। तो ये भी 100% ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू इन सर्कुलर
मोशन, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कब लिखेंगे, जब डायरेक्शन सेम होगी। अब क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, सर्कुलर मोशन के केस में v वेक्टर इक्वल टू r इंटू ओमेगा वेक्टर वैलिड नहीं है, नॉट 100% ट्रू। अच्छा, बी पॉइंट की जरा बात करते हैं। बी पॉइंट की v इक्वल टू लिखा है r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू क्या लिखा है, r इंटू ओमेगा। ये वैलिड कहाँ पे रहेगा, खाली वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है सिंपल v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये खाली सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन होती है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये जरूरी नहीं खाली सर्कुलर मोशन के ही केस में लगे। ओमेगा जो आपको दिया है ये जरूरी नहीं है कि ओमेगा खाली सर्कुलर मोशन के केस में भी लगे, लीनियर मोशन के केस में भी ओमेगा को हम देख सकते हैं, लीनियर मोशन के केस में भी। ठीक है, तो वो करेंगे बात अभी, इसके बाद सी पॉइंट पे बात करेंगे। तो अभी ये जो कहानी होगी v इक्वल टू आर ओमेगा कहाँ पे वैलिड रहेगी, सर्कुलर मोशन में वैलिड रहेगी खाली। जब लीनियर मोशन का केस आएगा तो वहाँ पे केस फेल हो जाता है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि नॉट 100% ट्रू। ये भी 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि लीनियर मोशन के केस में ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते। अच्छा, जो प्रॉपर कंडीशन होती है वो होती है ये, अगर मुझे ओमेगा निकालना है, जैसे v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये कंडीशन होती है। और यहीं से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r, v परपेंडिकुलर इक्वल टू r ओमेगा, या फिर ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होगी, इट ट्रू 100% कंडीशन, चाहे मोशन सर्कुलर हो चाहे मोशन लीनियर हो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। यानी ओमेगा निकालने के लिए कंडीशन ये है कि r और v हमेशा आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, तो ओमेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। वो चाहे मोशन विद सर्कुलर हो चाहे वो मोशन लीनियर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सर्कुलर मोशन के केस में देखो, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिलाता हूँ, जैसे इसको मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे बी मान लेते हैं, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सेंटर से मिलाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस आर है और ये भी आर है, तो दोनों हमेशा जो टेंजेंट होगा वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बी रहेगा परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी बी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो उस केस में यहाँ पे तो वैलिड रहेगा सर्कुलर मोशन के केस में, और लीनियर मोशन के केस में भी ये वैलिड रहता है। ये भी मैं दिखा दूंगा आपको प्रूफ करके। तो ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर को हमेशा ट्रू कंडीशन होगी, किसी भी मोशन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा, एक कंडीशन और बची, उसको भी मैं लिखा देता हूँ। जैसे लिखा है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, क्या लिखा है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, कहीं पे ये लिखा है। तो ये भी कंडीशन क्या है, 100% ट्रू। क्योंकि ये 100% ट्रू क्यों होगी, क्योंकि इस केस के अंदर जो ओमेगा और आर होगा, जो ओमेगा और आर यानी v जो है, v ऑलवेज विल बी, है ना, v always will be perpendicular to r and ओमेगा। तो जो v होगा ना मेरे पास, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा r और ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी। हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी, r और ओमेगा के। तो इसलिए इस कंडीशन को मैं 100% ट्रू बोल सकता हूँ कि अगर लिखा है ओमेगा इंटू आर, तो क्या करेंगे, ओमेगा से r की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे और जिधर थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, v की डायरेक्शन होगी। उस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये कंडीशन 100% ट्रू, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। और ये भी 100% ट्रू कंडीशन होगी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो आप, है ना। इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे चल के। और v इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन के केस में वर्क नहीं करता है। और डायरेक्शन कैसी रहती है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन, तभी इसको ऐसा लिख सकते हैं। और फिर ये वाली कहानी तो आपको पता ही है कि वैलिड किस केस में रहेगा, खाली सर्कुलर मोशन के केस में। लीनियर मोशन के केस में ये वैलिड नहीं रहेगा, लीनियर मोशन के केस में इसका यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट होता है v इक्वल टू आर ओमेगा को लिखने का, तो सब आपको पता रहना चाहिए। तो आई होप ये नोट पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, तो उसको नोट कर लो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, तो ये रिलेशन आपको समझ आया, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब भी रिलेशन लिखा हो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो बस आप किसी भी कंडीशन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओमेगा किसी भी कंडीशन के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं ओमेगा खाली सर्कुलर के केस में मिलेगा। बस कंडीशन सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। अगर वो सेटिस्फाई है तो ओमेगा आप किसी भी कंडीशन के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ। अच्छा, लीनियर और एंगुलर स्पीड के अंदर रिलेशन हमने देख लिया। अब किसकी बात है, लीनियर एक्सेलरेशन a
एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना, इनके बीच में रिलेशन देखना, रिलेशन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना। तो इनके बीच में भी रिलेशन होता है, जैसे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, वी इक्वल टू देखा था आर इंटू ओमेगा, वैसे ए का रिलेशन होगा, ये होता है आर इंटू अल्फा, है ना। इन दो को प्रूफ हम कर चुके हैं, अब बारी किसकी, ए इक्वल टू आर अल्फा की, लीनियर और एंगुलर। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डी वी बाय डी टी, ये मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाय डी टी। और जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, यही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाय डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो जरा, क्या अगर मैं ए बाय अल्फा करता हूँ, यानी इसको इस इक्वेशन से क्या करता हूँ, डिवाइड, तो ए बाय अल्फा करूँगा तो ये कितना है, डी वी बाय डी टी, और डिवाइड किससे करेंगे, इससे, यानी डी ओमेगा बाय डी टी, इससे करेंगे। तो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा डी वी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी ओमेगा, ये आएगा डी वी बाय डी टी, और डी टी चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा डी ओमेगा, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ए बाय अल्फा किसके बराबर आएगा, ए बाय अल्फा बराबर आएगा डी वी बाय डी टी के, ये हुआ, है ना। तो ये लिखेंगे डी बाय डी टी, और वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इंटू ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ से आर बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है रेडियस, ये बचेगा डी ओमेगा बाय डी ओमेगा बाई ए बाई अल्फा डी वी बाई डी टी, वी इक्वल टू आर ओमेगा लिखा, आर आया बाहर, डी ओमेगा बाई ये बचेगा नीचे, ओमेगा बचेगा यहाँ पे, है ना, कितना आएगा यहाँ पे, ओमेगा, है ना, ये ओमेगा बचेगा ना, ये लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा डी ओमेगा, तो इससे कैंसिल आउट, तो ए बाय अल्फा कितना बचेगा, ये बचेगा आर के बराबर, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा आर इंटू अल्फा, ए कितना आएगा, आर इंटू अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर इंटू अल्फा के बराबर होगी। तो उस तरह से रिलेशन को प्रूव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि रिलेशन कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें, आप नोट कर लें इसको। चलिए नोट किया होगा आपने, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, जो तीन रिलेशन मेरे पास हैं इन तीनों को मुझे ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर मैंने लिखा था, उसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे ना। जैसे था ना मेरे पास कि ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, तो मैंने बताया था कि ओमेगा आप किसी भी मोशन के लिए निकाल सकते हो, बस कंडीशन सेटिस्फाई ये होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होगा अगर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय वो डिस्टेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। जैसे सरफेस है ना मेरे पास, ये सरफेस है, ये मान लो, है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये v1 स्पीड से जा रहा है ना, एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ भी वेलोसिटी v2, यहाँ भी वेलोसिटी कितनी है, v1 मान लेते हैं, और यहाँ पे भी कितनी है, ये सरफेस अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे भी कितनी v1। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे 3 पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको भी मिला देता हूँ। तो अगर ऑब्जर्वर ये है O2 और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, O1, ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर O1 पे है ना, तो O1 वाला क्या बोलेगा, जो ऑब्जर्वर O1 पे है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मास ब्लॉक है ना, एम मास का जो ब्लॉक है, ब्लॉक डूइंग लीनियर मोशन, क्या बोलेगा, ब्लॉक डूइंग लीनियर मोशन। तो इसका मतलब इसके लिए तो सिंपल स्पीड होगी v1 है ना, एक कॉन्स्टेंट स्पीड होगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर O2 पे है ना, O2 वाला क्या बोलेगा, O2 वाला बोलेगा कि भाई एम मास का जो ब्लॉक है जब इस पोजीशन A से लेके B पे पहुंचा, एम मास का ब्लॉक जब पोजीशन A से लेके B पे पहुंचा तो रोटेट किया ना इतना, देखो कुछ एंगल थीटा से क्या किया, रोटेट किया, इसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो अगर ऐसे थीटा आएगा तो उसका मतलब एंगुलर स्पीड की बात होगी, है ना। तो O2 को क्या दिखेगा, ब्लॉक डूइंग एंगुलर मोशन, है ना, ब्लॉक डूइंग एंगुलर मोशन लिख सकते हैं ये बात। अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, O2 पे, तो क्या बोलेगा, ब्लॉक डूइंग एंगुलर मोशन। तो उस केस में इसके लिए लीनियर स्पीड नहीं होगी, उस केस में क्या लेगा, एंगुलर स्पीड लेगा, क्योंकि इसको मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, एंगुलर मोशन। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होगा, ये तो अगर सपोज करो O2 देख रहा है एम इस पोजीशन पे, जब ब्लॉक कहाँ पे, इस इनिशियल कंडीशन पे यानी पॉइंट ए पे है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई अगर यहाँ पे है तो उस केस में ओमेगा कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस और इसके परपेंडिकुलर वाली जो स्पीड होगी, यानी इसका मैं अगर कंपोनेंट कर देता हूँ तो उसके परपेंडिकुलर वाली जो स्पीड होगी उसके साथ हम ओमेगा को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो बस अभी मैंने आपको इतना बताया कि ब्लॉक डूइंग लीनियर मोशन कब होगा और एंगुलर कब होगा, है ना। ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, इस तरह की कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो जब सवाल मेरे पास आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी बस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन का जो टाइप है वो भी यहाँ पे बदल जाएगा। तो टाइप ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। टाइप ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करेगा, मैं लिख देता हूँ, टाइप ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि टाइप ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इसी को मान के अपने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, तो अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया है मुझे। ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो क्वेश्चन आपको दिया है इफ थीटा इक्वल टू, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, ये दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, क्या दिया है, थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा एवरेज 4 t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड आउट ओमेगा इंस्टेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना, या t इक्वल टू कितना 3 सेकेंड ही कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन दिए थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो एक बार आपसे पूछा ओमेगा एवरेज और एक बार पूछा है ओमेगा इंस्टेंट। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो ओमेगा और क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे क्या निकालना है, ओमेगा एवरेज। तो देखो ओमेगा एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय T2 माइनस T1। क्या लिखा था, थीटा फाइनल इनिशियल T2 माइनस T1, ये लिखा था। तो थीटा फाइनल निकाल लेते हैं। अच्छा इस इक्वेशन में रखने से पहले मैं इधर निकाल लेता हूँ थीटा फाइनल। देखो तो थीटा फाइनल कितने पे आएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 0 से कितने टाइम पे जा रहा है वो, 2 सेकेंड पे जा रहा है। तो t इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 सेकेंड रखो इसके अंदर। तो थीटा फाइनल कितना मिलेगा मुझे, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2, ये आएगा यहाँ पे 1। t इक्वल टू 2 मैंने इसमें रखा तो हो गया t स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1। तो थीटा फाइनल कितना आ गया इधर से, थीटा फाइनल मेरे पास आया 4 प्लस 1। तो थीटा फाइनल कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 9 रेडियन, है ना, किसमें आया, रेडियन में। और थीटा इनिशियल कैसे निकालेंगे, देखो थीटा इनिशियल भी निकाल लेते हैं, ये आ गया। और थीटा इनिशियल कैसे निकलेगा वो देखो, थीटा इनिशियल किस पे होगा, थीटा इनिशियल होगा t इक्वल टू 0 सेकेंड, ये रहा 0 सेकेंड, ये रहा। तो यहाँ पे रखो 0 सेकेंड। तो थीटा इनिशियल कितना आएगा, यहाँ पे t 0 रखेंगे तो वाली भी क्वांटिटी 0, ये भी 0, और ये कितना बचेगा 1, यानी 0 प्लस 1, यानी थीटा इनिशियल कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर, है ना, 1 रेडियन, पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे 1 रेडियन। अच्छा अब ओमेगा एवरेज निकाल सकते हैं सिंपल, इक्वल टू फाइनल कितना है 9, इनिशियल कितना है, ये रहा 1, और टाइम कितना होगा, टी फाइनल कितना है 2 से लेके 0, तो कितना होगा 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा 8/2, यानी कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। कितना आएगा 4, ये रेडियन में लिख लो, इसकी यूनिट भी लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और रेडियन। तो ये कितना आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। दिस इज द एवरेज एंगुलर स्पीड, है ना, दिस इज द एवरेज एंगुलर स्पीड। इतना काम हो गया। बी पार्ट देखो, ये समझ में आ गया होगा सबको, थीटा फाइनल थीटा इनिशियल वैल्यू रखेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। ओमेगा इंस्टेंट, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी है ओमेगा की वैल्यू एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्या करेंगे, जब भी इंस्टेंट पे कोई वैल्यू पूछे ना आपसे, इंस्टेंट पे वैल्यू पूछे, चाहे वो इंस्टेंट स्पीड पे पूछे या फिर इंस्टेंट एंगुलर स्पीड पूछे, एंगुलर वेलोसिटी पूछे, तो आपको सिंपल डिफरेंशिएट करना है ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, यही होता है इंस्टेंट के लिए। तो कितना आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 आएगा पावर साइड में, ये हो जाएगा टी, ये बचेगा 2 सिंपल, टी का पावर, टी का जो डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ओमेगा बचा 2t प्लस 2। तो कितने टाइम पे पूछा है, 3 सेकेंड पे, रख दो 3 सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू 2, 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस 2, यानी ओमेगा कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर।
तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप इसको। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे अल्फा पूछ लेता आपसे, क्या पूछ लेता कि बताओ अल्फा एवरेज फॉर t = 0 सेकंड से लेकर t = 2 सेकंड, उसको भी निकाल के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी में बता देता हूँ मैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए ये हटा देता हूँ मैं। देखो अगर इसमें एक और कंडीशन ऐड कर देता है ना, क्या पूछ लेता आपसे, अल्फा पूछ लेता कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या पूछ लेता, सी पॉइंट अल्फा एवरेज। तो अल्फा एवरेज कैसे निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड इनिशियल डिवाइड बाय t2 - t1, यही करेंगे। तो फिर से निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होता है, यहाँ से ओमेगा क्या निकालेंगे, d θ/dt, यही करेंगे। तो कितना आएगा डिफ्रेंशिएट करके, 2t + 2, ये मैंने ओमेगा निकाल लिया यहाँ से, 2t + 2। तो फाइनल कितना आएगा 2 सेकंड पे, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, t = 2 सेकंड। ओमेगा फाइनल किस पे आएगा, t = 2 सेकंड पे। तो t = 2 सेकंड रखेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2, यानी 4 + 2 कितना आएगा, 6 रेडियन पर सेकंड, ये आया। और ओमेगा इनिशियल कितना आएगा, t = 0 सेकंड पे। तो t = 0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा इनिशियल ये आएगा 2 के बराबर, 2 रेडियन पर सेकंड, और ये भी रेडियन पर सेकंड। तो देखो दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, तो निकाल सकते हैं। ओमेगा फाइनल कितना है, ये रहा 6, और ओमेगा इनिशियल ये रहा 2, और डिवाइड बाय t2 - t1, यानी 2 - 0, ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी आएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो होती है यूनिट अल्फा एवरेज की, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो सेकंड स्क्वायर में रखेंगे। अच्छा अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ लेता, अगर पूछ लेता कि 3 सेकंड में बताओ अल्फा इंस्टेंट, क्या पूछ लेता, बी पार्ट, अल्फा इंस्टेंट बताओ t = 3 सेकंड। तो कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा dω/dt, यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2, ये बचेगा 0। तो सिंपल, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी। तो अगर आपसे पूछेगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये यूज़ करके निकाल लेंगे, और पूछेगा एट द इंस्टेंट, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको नोट करो, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एवरेज और इंस्टेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये आ गया अल्फा, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ जरा देखते हैं क्या दिया है। आओ जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे। तो सवाल आपको इस तरीके से बोला है, सवाल ये दिया है आपको, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे क्या दिया है, प्लेटफॉर्म, इस तरीके से प्लेटफॉर्म मान लो एक, इस तरीके से, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, और ये कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉइंट है ए, और यहाँ से लेके कहाँ तक गया, ये बी तक है, ये ब्लॉक ए से लेके कहाँ तक गया, बी तक गया है ना, बाहर लिख लेता हूँ, बी आ गया बाहर है ना, ऊपर लिख लेते हैं, ये बी पोजीशन, और यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास है ए पोजीशन, ये क्या है। अच्छा आपको दिया क्या है सवाल में, ये चीज़ दी है आपको, मेंशन किया गया है, ये इस तरीके से ये दिया गया, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया आपको, ये आपको दिया है 40 मीटर, कितना डिस्टेंस दिया ये वाला, ये दिया है 40 मीटर, और ये आपको दिया है 30 मीटर, ये क्या दिया आपको 30 मीटर, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट देखना है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड ओमेगा फॉर पोजीशन ए एंड बी, है ना। आपसे क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड पूछी है, कहाँ पे, पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, कैसे करेंगे इसको, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, निकालो, चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। अच्छा एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगा, और कहाँ तक पहुँचेगा, बी तक। तो ए और बी दोनों पॉइंट के ऊपर मुझे क्या बतानी है, इसकी नेट स्पीड बतानी है। ये कितना डिस्टेंस है 30 मीटर, और ये कितना है 40 मीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ए और बी दोनों पे मुझे बतानी है एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो देखो अगर मैं ए की बात करता हूँ ना, ए की, तो ए की अगर बात करते हैं, पॉइंट ए, और ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर भैया पॉइंट ओ के ऊपर है, ध्यान रखना, ऑब्जर्वर कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। यहाँ से
खड़े होने के बाद ये ए और बी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बतानी है स्पीड कितनी होगी, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पॉइंट ए अगर होगा तो मुझे एंगुलर स्पीड अगर बतानी है तो ये लिख सकता हूँ वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस आर, ये लिख सकते हैं। तो ओमेगा एट पॉइंट ए कितना आएगा, वी परपेंडिकुलर देखो इस पॉइंट के लिए भाई स्पीड आगे और डिस्टेंस ये रहा नीचे, तो आपस में होंगे परपेंडिकुलर। तो ऊपर स्पीड कितनी है 20 पॉइंट ए पर, और डिस्टेंस कितना ये रहा 30, ये लिखेंगे भाई परपेंडिकुलर स्पीड कितनी है 20 और डिस्टेंस कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई एंगुलर स्पीड एट दिस पॉइंट ए, ये निकाल सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल था, डिस्टेंस देखेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे ये वाला, ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, बी पॉइंट पे तो स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी मिलेगी 20। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है, ये वाला डिस्टेंस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कोई स्पीड मुझे मिल जाए तो मैं इस बी पॉइंट के लो ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो ये होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो इसके परपेंडिकुलर स्पीड निकाल के देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको आप नोट करो, फिर ये हटा के करते हैं बी पॉइंट के लिए। चलिए ये हटा देता हूँ मैं। तो ए के लिए तो बड़ा सिंपल था, अब बी के लिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हटा देता हूँ उधर से। चलिए ये डिस्टेंस तो मुझे 40 मीटर दिया ही है, देखो जरा कैसे करेंगे। अच्छा ये बी पॉइंट पे तो 20 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस तो 40 मीटर था ना यहाँ पे, ये कितना था 40 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 40 मीटर था, ये था 30। ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं क्या हम, ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एंगल है 90, तो टेन थीटा कितना होगा यहाँ से, टेन थीटा यहाँ से कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर 40, बेस कितना है ये रहा 30, तो कितना आएगा 4/3, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4/3 कितना होता है, ये 53 के बराबर होता है। किसके अंदर, टेन के अंदर। टेन के अंदर थीटा किसके बराबर होगा 4/53, यानी ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 53 आ गया। ये एंगल 53 और यहाँ पे कितना है, ये है 90। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 90 53 कितना बचेगा, ये आएगा यहाँ पे 37, कितना आएगा 37। अच्छा अब इसके अलावा मुझे स्पीड निकालनी है ना, इसके अलावा मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो आप अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, तो ये स्पीड कितनी है तो 20 है यहाँ पे, स्पीड को खाली मैंने क्या लिख लिया 20। और इस लाइन को जरा पीछे बढ़ाते हैं, ये तो अपोजिट एंगल दिख रहे हैं सबको, ये एंगल 37, तो ये भी कितना होगा 37 होगा अपोजिट एंगल इसका। अच्छा ये करने के बाद क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस के, ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर देखनी है स्पीड, तो ये 20, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा इधर, ये आएगा 20 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे 20 sin 37। कर सकते हैं भाई, इस वाले डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा ना ये कंपोनेंट, ये आगे बढ़ा, ये cos 37 और ये कितना होगा 20 37। तो इसको देख सकते हैं सोल्व करके, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, ये हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा 12 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगी 12 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड मैंने निकाली, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ये 40 है 30, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा √30² + 40² आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 50। ये डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से 50 मीटर आएगा ये वाला, है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 50 मीटर, ये इंटू लगा के निकाल सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे ओमेगा निकल सकता है, ओमेगा एट पॉइंट ऑफ बी, वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये रहा 12, और डिस्टेंस कितना हुआ, ये रहा कितना 50, निकाल सकते हैं। तो 2 से कट कर सकते हैं 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 25, तो कितना आएगा 6/25 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द आंसर, एंगुलर स्पीड एट द पॉइंट ऑफ बी। तो इस तरीके से बी पॉइंट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले ए पॉइंट पे था तो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर देखा, तो उससे मैंने निकाल ली कंडीशन। फिर मैंने देखा कि बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो बी पॉइंट पे मैंने बोला था कि मोशन कुछ भी हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ओमेगा आप किसी भी मोशन के लिए निकाल सकते हो। तो मैंने बस इसी के ऊपर फोकस किया कि यहाँ से डिस्टेंस देगा बी का, ये तो मुझे मिल गया 50 मीटर, फिर ये 37, तो ये भी 37, इस 20 स्पीड आगे की तरफ 20 थी, इसका कंपोनेंट ऊपर और इसके 90 पे नीचे की तरफ, तो ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बस इसको इससे मैंने डिवाइड कर दिया सोल्व करने के बाद, और ओमेगा एट द पॉइंट ऑफ बी कितना है 6/25 रेडियन पर सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो ओमेगा एट द बी कितना है 6/25। चलिए हटा देता हूँ मैं। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगी इस टाइप का क्वेश्चन। ओके चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। तो जैसे आपको दिया है इधर, ये दिया है क्वेश्चन इस तरीके से, ये दिया है यहाँ पे,
और एक स्पॉट लाइट यहाँ पे लगी है। क्या लगी है? एक स्पॉट लाइट है ना, ये क्या है? लाइट। कौन सी लाइट लगी है? स्पॉट लाइट है ना। तो यहाँ से लाइट निकलेगी इस तरीके से। उसने बोला कि यहाँ पे लाइट स्पॉट है। क्या है यहाँ पे? ये सरफेस है ना, इस तरीके से। और ये कितना, ये क्या है यहाँ पे? लाइट स्पॉट। और ये कितनी स्पीड से बढ़ रहा है? v। लाइट स्पॉट कितनी स्पीड से आगे जा रहा है? v से जा रहा है। ये इसको घुमाएंगे कैसे? कितनी एंगुलर स्पीड इसकी दी है? इसकी एंगुलर स्पीड दी है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। यानी हर सेकंड में कितना घूम जाता है लाइट स्पॉट? 0.5 रेडियन पर सेकंड। और ये डिस्टेंस भी कितना दिया? 10 मीटर। और स्पॉट लाइट की जो हाइट है वो भी कितनी दी है? 10 मीटर। ठीक है, ये दिया है। और आपसे क्या पूछा कि फाइंड v ऑफ लाइट स्पॉट। क्या पूछा है? v ऑफ लाइट स्पॉट, यानी लाइट स्पॉट की स्पीड आपसे पूछी v कितना हो। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनने आपसे स्टार्ट नहीं होंगे ना। पहले उसकी प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना धीरे धीरे करके क्वेश्चन होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये डिस्टेंस दिया 10, ये दिया 10, और स्पॉट का एंगुलर स्पीड कितना है? 0.5, और इस v की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो सिंपल क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल पहले इसको एक काम करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे ना। सबसे पहले आपको एंगल ही निकालना है यहाँ पे। क्या निकालना है? एंगल। तो एंगल कितना होगा? tan थीटा। बोलो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी 10 है, ये भी 10 है। 10/10 कितना आएगा यहाँ से? 1 आएगा। तो थीटा की वैल्यू 1 किसके बराबर होती है? ये होती है 45 डिग्री के बराबर। थीटा किसके बराबर होता है? 45। तो ये एंगल कितना आ गया यहाँ से? इसमें इसी में कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 45। अब मुझे इस v को देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे और ये 45, तो ये भी कितना होगा यहाँ पे? ये भी कितना होगा? ये भी होगा 45। अपोजिट एंगल भाई, ये 45, तो ये भी कितना होगा? 45। v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v का देखो, v तो आगे था ना 45, ये कितना होगा? v cos 45। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। v स्पीड से आगे की तरफ जा रहा था स्पॉट, ये एंगल 45, तो अपोजिट एंगल ये भी 45। तो v का कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 45। और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा इधर? ये आएगा v sin 45। v cos 45 और यहाँ पे कितना आएगा? v sin 45। ये तो मैंने स्पीड कंपोनेंट निकाल लिया यहाँ से। इस डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आराम से। भाई ये जो स्पीड मुझे मिली है, ये तो मिल गई स्पीड, अब डिस्टेंस भी तो चाहिए ना परपेंडिकुलर, तो निकाल सकते हैं। ये 10, तो ये कितना होगा? ये होगा √10² प्लस 10² है ना। कितना होगा यहाँ से? ये होगा 10² प्लस 10²। तो कितना आएगा? ये आएगा 10√2। कितना बचेगा? 10√2। यानी ये जो डिस्टेंस है कितना है मेरे पास? 10√2 के बराबर। तो बस अब सिंपल निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना होगा? v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो ओमेगा कितना आएगा? अच्छा, मुझे क्या निकालना था? v निकालना था, सही है। तो v निकालना है तो v परपेंडिकुलर लिखेंगे r इंटू ओमेगा। क्या लिखेंगे? r इंटू ओमेगा। भाई देखो, ओमेगा मुझे दिया है और मुझे क्या निकालना है? v निकालना है। तो v का कंपोनेंट कितना है? v sin 45। तो ठीक है, v परपेंडिकुलर रखो यहाँ पे, v sin 45। और डिस्टेंस कितना रखोगे? ये रहा कितना? 10√2। और ओमेगा मुझे दिया है क्वेश्चन में, ओमेगा कितना दिया है? 0.5 ये दिया आपको। देखो रेडियन पर सेकंड में, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। sin 45 कितना होता है? 1/√2, 10√2, और ये कितना होगा? 0.5। √2 को इधर लेके जाएंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 10। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। तो कितना हो जाएगा? 10 × 2 0.5। तो v कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा मेरे पास 20 × 0.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 10। ये हो जाएगा 2। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी v जो लाइट स्पॉट है वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा? लाइट स्पॉट बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे की तरफ। ठीक है, तो 1/√2, 10√2 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, 2, ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये लिख लिया होगा सबने? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे v की। ओके, तो और क्वेश्चन कैसे देगा आपको? देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा आपको दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा आपको इस तरीके से। सरफेस है मेरे पास और यहाँ पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है 10√2 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना दिया है? 45। कितना? 10√2 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है कि, आपसे क्या बोला है? फाइंड ओमेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है,
क्या पूछा आपसे, ओमेगा पूछा है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को हिट करने से पहले इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। प्रोजेक्टाइल का केस यहाँ पे दिया तो इस तरीके से जाएगा, नहीं इस तरीके से जाएगा। तो ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले तो कितनी स्पीड होगी वो मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए कर सकते हैं इसको, ट्राई करो करने का, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड दी है 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए करते हैं इसको। तो मुझे क्या निकालना है, ओमेगा। तो मुझे पता है कि ओमेगा निकालने के लिए एक ही कंडीशन है, ओमेगा क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाय r, है ना। अगर v परपेंडिकुलर मिल जाए और डिस्टेंस मिल जाए तो ओमेगा निकाल सकते हैं। तो कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे देखो। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कंडीशन क्या होगी, तो ये तो नीचे आएगा पार्टिकल ऐसे, कितना 10√2 मीटर पर सेकेंड से। और अगर ये एंगल 45 है तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये एंगल भी कितना रहेगा, ये एंगल भी 45 रहेगा। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड का मतलब कि पार्टिकल कहाँ पे हिट करने से जस्ट पहले है, तो ये जो एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेट ही 99% किसके बराबर होगा, इनिशियल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा 10√2 है तो उधर कंपोनेंट कितना आएगा, 10√2 cos 45, और नीचे कितना आएगा 10√2 sin 45, यानी इस पॉइंट के ऊपर स्पीड निकालनी है। तो देखो ये स्पीड दिख रही है 10√2 sin 45, यानी ए से चला था वो, ए पॉइंट बोल दो उसको, कहाँ तक गया है बी तक, और ये एंगल कितना है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो स्पीड दिख रही है ना ये वाली 10√2, इसको सोल्व करो जरा। sin 45 कितना होगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये स्पीड मेरे पास आ गई हिटिंग से पहले। देखो इस स्पीड को नहीं ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाली को, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं पता मुझे क्या होगा, निकाल ही नहीं सकते उसको, है ना, ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर स्पीड मुझे मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो ओमेगा निकाल सकता हूँ। इसी को तो बोलेंगे आर, इसको क्या बोलेंगे, ये तो डिस्टेंस होगा आर। अगर आपको काइनेमेटिक्स याद हो तो उसको रेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज कैसे निकालेंगे, u² sin 2θ/g, ये तो फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का, निकाल सकते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे, r = u² कितना होगा, ये रहा 10√2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, u क्या है इनिशियल स्पीड, थीटा है मेरे पास 45, तो कितना हो जाएगा sin 90, और डिवाइड कितना होगा, g की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ये कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 200, और sin 90 कितना होता है 1, और ये आएगा नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, तो रेंज कितनी आ गई यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगी रेंज कितनी आएगी 20 मीटर। ये काम करने के बाद ओमेगा निकाल सकते हैं वहाँ से, यानी ओमेगा कितना होगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो v परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये मैंने निकाला 10, और रेडियस कितना है ये रहा 20, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आएगा 1/2, यानी ओमेगा कितना आएगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना आएगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसी की मुझे वैल्यू पूछी थी कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी एट द फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो ओमेगा कितना आएगा 0.5, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये बात सबको समझ में आ गई होगी, तो ओमेगा इस तरीके से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं v परपेंडिकुलर r पे और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे आपको एक और आपको ध्यान रखना है, ये जो ओमेगा इक्वल टू होता है v परपेंडिकुलर बाय r, ये पढ़ा है हमने अभी। इसको रिलेटिव मोशन के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं ना, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन। किसके केस में, इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो बस अगर रिलेटिव मोशन का केस होगा तो क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो मैंने मान लिया कि 2 पॉइंट है मेरे पास ए और बी, तो आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और ये भी क्या होंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस आर। इसको आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव मोशन के केस में क्या फॉर्मूला आएगा, ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। किसके परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस के बराबर, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही होगा डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे ऐसे, एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बी के ऊपर है। ये रिलेटिव मोशन के अंदर पढ़ चुके हैं हम काइनेमेटिक्स में। ए विद रेस्पेक्ट टू बी तो कितना होगा वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, या फिर इसको अगर मुझे ओमेगा ए बी निकालना है, ये निकालना ओमेगा ए बी, इसको क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये भी सही है, दोनों ही बातें सही हैं, कैसे भी जैसे चाहो वैसे आप लिख सकते हो।
या तो ओमेगा ए भी इस तरह लिख लो, वरना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए परपेंडिकुलर माइनस बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस आर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा स्पीड ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करो। फिर इसी के बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे उसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं रिलेटिव मोशन के केस में। तो रिलेटिव मोशन के केस में कैसे पूछेगा आपसे, जैसे आपसे बोल देगा कि ये सरफेस है मेरे पास, ये क्या है सरफेस, यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया, ये एंगल है 37 और स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड मान लो, 20 दी 20 मीटर पर सेकंड। और एक पार्टिकल ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, है ना, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया है, ये पूरा आगे तक है यहाँ तक, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे कितने एंगल पे 53 और स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ये दिया है यहाँ पे, है ना। ये रास्ता है पॉइंट ए और पॉइंट बी, 53, 100, 20 और 37 और ये डिस्टेंस कितना दिया 100 मीटर, ये कितना दिया 100 मीटर। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। क्या पूछा है कि वेलोसिटी एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ए की स्पीड बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ कि रिलेटिव मोशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा। तो अगर मुझे ये निकालना है ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करना पड़ेगा, वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या डिस्टेंस, है ना, यही तो करते हैं। डिवाइड बाय क्या होगा, कैपिटल आर बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं स्मॉल आर बोल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस स्पीड का कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट कितना, इधर कितना आएगा, ये आएगा 20 cos 37 और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 20 sin 37, ये होगा। ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, कितना आएगा ये आएगा 100 cos 53 और नीचे कितना आएगा 100 sin 53, ये आएगा। तो 20 sin 37 कितना होगा, इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 20 sin 37 कितना होगा 3/5, यही होता है, ये हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, यानी अपवर्ड की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये कितना होगा, सोल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 100 sin 53 कितना होगा, ये होगा 4/5, है ना, ये हो जाएगा 20, तो ये कितना आएगा 80 मीटर पर सेकंड। तो बी पॉइंट की जो डाउनवर्ड स्पीड आएगी वर्टिकल में कितनी आएगी 80 मीटर पर सेकंड, और ए की जो हॉरिजॉन्टल में अपवर्ड स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 12 मीटर पर सेकंड, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, 12 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे है बी के ऊपर, ऑब्जर्वर कहाँ है बी के ऊपर, बी पे खड़े होने के बाद इससे एंगुलर स्पीड पूछिए कितनी होगी। तो ओमेगा ए बी क्या लिख सकते हैं इसको, वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो वी ए परपेंडिकुलर कितना है अपवर्ड, भाई इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, जो भी डिस्टेंस मुझे दिया होगा ए और बी के बीच में उसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो मुझे लेना है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये रहा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये रहा स्पीड का, तो डिस्टेंस के जो परपेंडिकुलर होगा उसी को लेंगे। तो ये 100 मीटर डिस्टेंस है, ये अपवर्ड वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये दिया 12 माइनस बी, देखो बी किधर लग रहा है नीचे की तरफ, कितनी स्पीड के साथ 80, तो कितना हो जाएगा -80 और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट के बीच का, ये रहा 100। तो ओमेगा ए इंटू बी कितना आएगा, ये आएगा 12 प्लस 80/100, यानी कितना आ जाएगा 92/100, कितना आएगा 92/100। चाहो तो स्कोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 50, ये आएगा 6, है ना, हाँ ये आएगा 6, 2 से फिर कट कर सकते हैं 23, 25। तो ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, ये आ गया 23/25 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गई एंगुलर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आता है तो उस केस में सिंपल ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर पूछेगा तो पहले परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो, उन दोनों का डिफरेंस करो, इसको यहाँ पर रखो और एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट कर लो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सबने लिख लिया होगा। तो ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 23/20। चलिए हटा देता हूँ मैं इधर से, ये हटा देते हैं। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है ना।
इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना, जो भी हमने पढ़ा है इस सवाल में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सवाल इस तरीके से है, ये दिया है मुझे, है ना। इस तरीके से दिया है, एक रोड रखी है यहाँ पे, सिंपली एक रोड रखी है और ये सिंपल कुछ नहीं यहाँ पे इस तरीके से। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये वाला, ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये वाला पार्ट। ये एंगल दिया है 37 और ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये मुझे दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया डिस्टेंस? 40 मीटर मान लो, कितना दिया है 40 मीटर। तो आपको क्या बताना है? अच्छा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास? बी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे एक, इसका मतलब क्या है कि इसको हिंज करके रखा है, इस पॉइंट को क्या करके रखा है? इसको हिंज करके रखा है। इस पॉइंट को बोल दिया O1, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? O1 पे होगा। इस पॉइंट के अबाउट मुझे सारी चीज़ें बतानी है, ये होगा मेरे पास, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको क्या बताना है यहाँ पे? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड लीनियर स्पीड, फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ए। एक तो पॉइंट ए की लीनियर स्पीड बतानी है कितनी होगी, है ना। बी क्या बताना है? बी क्या बताना है? एंगुलर स्पीड, यानी ओमेगा एट पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू O1 एंड एंगुलर स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू O1। मतलब O1 के रेस्पेक्ट का मतलब कि O1 पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा और किसकी स्पीड को बताना है? ए और बी की स्पीड को बताना है ना। ये किसकी है? ओमेगा ए ओ, इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा बी ओ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओमेगा बी ओ ये हो गया। और सी क्या बताना है? ओमेगा स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये तीन चीज़ें आपको बतानी है। पहले तो जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा उसी के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए की स्पीड बतानी है और पॉइंट बी की स्पीड बतानी है उस केस में, और तीसरे वाले केस में ओमेगा ए की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, चलिए करने की कोशिश करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो पहले क्या निकालना? लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक बात सोचो जरा, यहाँ पे ये एंगल है 37, ये है 40, तो यहाँ से 1037 कितना होगा? ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, ये वाला। तो 1037 कितना होगा? 1037 ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होगा परपेंडिकुलर, इसको सी पॉइंट बोल देते हैं। कितना होगा? ए सी डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है? 40। 1037 कितना होगा? 3/4, यही होता है 1037 3/4। तो ए सी बाई कितना होगा? 40। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ए सी कितना आएगा? ये आएगा 30 मीटर। तो ए सी कितना है? 30 मीटर, यानी ये जो लेंथ है कितनी आएगी? 30 मीटर के आसपास, ये होगी 30 मीटर एक्चुअल में। अच्छा, ये कितनी होगी? 30 मीटर। तो अगर ये 30 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये भी 30 मीटर ही होगा। ये भी कितना होगा? 30 मीटर। और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है ये भी कितना होगा? 40 मीटर। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, है ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल एंगल निकाला, तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, कितना है? 30 मीटर। तो ये 40 तो ये भी कितना होगा? 40, और ये 30 मीटर तो ये भी कितना होगा? 30 मीटर। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब क्या करेंगे सुनो, ये 20 मीटर पर सेकंड से अगर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट किधर जाएगा? नीचे की तरफ। भाई ये जो लेडर यहाँ पे लगी हुई है, सीढ़ी जो यहाँ पे लगी हुई है, रोड मान लो, रोड जो यहाँ पे लगी हुई है, तो 20 मीटर पर सेकंड इधर होगी स्पीड, तो ये पॉइंट किधर भागेगा? नीचे की तरफ। तो इसकी नीचे की स्पीड को कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं, सिंपल क्या मान लेते हैं? v। ये 37, ये होगा 90, तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल बचेगा 53। ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये 90 37, ये कितना होगा? 53। ये डिस्टेंस मैंने निकाला। अच्छा, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये जो रोड है इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं हटा देता हूँ, ये आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये 37, तो बाय अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा? 37 होगा 37। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा इसका? ये आएगा 20 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा? 20 sin 37। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? भाई ये जो था मेरे पास 20 cos 37 और परपेंडिकुलर कितना होगा? 20 sin 37, और ये स्पीड कितनी होगी आगे की तरफ? ये तो 20 मीटर पर सेकंड थी, नहीं चली, बस के कंपोनेंट ब्रेक किए। ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 53, और इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा? v sin 53। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। बस v का कंपोनेंट क्या है? v cos 53 और v sin 53, बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, तो मुझे लीनियर स्पीड बतानी है, यानी किसकी लीनियर स्पीड, इस पॉइंट की, तो नीचे जाएगा v से, यानी v की वैल्यू मुझे बतानी है। तो एक बात आपको नोट करके लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे नोट करके मैं लिखा देता हूँ, नोट करके, है ना। ऑल पार्टिकल एट रिजिड रोड हैविंग सेम वेलोसिटी कंपोनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ऑल पार्टिकल ऑफ एट रिजिड रोड हैविंग सेम वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग लेंथ ऑफ रोड। तो इस बात को ध्यान रखना, ये रोड कंस्ट्रेंट के केस में वैलिड है ना। अगर रोड कंस्ट्रेंट है मेरे पास, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, रोड कंस्ट्रेंट के केस में, कि इस रोड के ऊपर जितने पार्टिकल होंगे, इन सब की जो स्पीड होगी, इन सब की जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, किसके लोग, इस लेंथ के लोग, वो सबके सब आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी रोड के लोग जितने भी कंपोनेंट होंगे स्पीड के, कैसे रहेंगे आपस में, उन सबका वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो देखो, इसके अलोंग कितने कंपोनेंट है, एक तो ये वी कॉस 53 इसके अलोंग, और ये भी, और इसके अलोंग और कौन सा कंपोनेंट है, ये 20 कॉस 37। तो यानी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो देखो ऊपर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो पहले पॉइंट की अगर वी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे ना आपस में, ये वाला और ये वाला। तो क्या लिख सकते हैं, वी कॉस 53 किसके बराबर होगा, 20 कॉस 37। ये बात नोट करके ध्यान रखना कि कंपोनेंट जो होगा अलोंग वो कैसे रहता है, आपस में बराबर रहते हैं। तो वी कॉस 53 कितना होता है, 3/5, यही होता है, इक्वल टू 20। कॉस 37 कितना होता है, 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो v कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, लीनियर स्पीड, यानी ये वाला पॉइंट नीचे कितनी स्पीड से जाएगा, 80/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे मूव करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बी मुझे निकालना है, यानी ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर करते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो v कितना आएगा, 80/3। तो मुझे ये v निकालना था, निकाल लिया। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट a और b की एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो ये मैं हटा देता हूँ, नीचे से हटा देते हैं इसको। देखो नीचे कैसे सोल्व करेंगे, b पार्ट में सोल्व करता हूँ यहाँ पे। देखो b पार्ट पहले करते हैं, ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, है ना। ये कितना होगा, v होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस r, ये लिखेंगे। तो देखो ये तो इस पॉइंट से देखेंगे एक स्पीड को, तो ये डिस्टेंस कितना दिया, 40 मीटर। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये रहा v, है ना। इसके परपेंडिकुलर वाली स्पीड कौन सी है, b है। और v की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 80/3। तो रखेंगे यहाँ पे 80/3, ये रखेंगे। और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये रहा 40, है ना। ये 2 टाइम्स कट होगा, तो कितना बचेगा, 2/3 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ओ के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे बी पॉइंट निकाल सकते हैं, ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो बी ओ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, देखिए तो सिंपल है, बी ये डिस्टेंस होगा 30 मीटर, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, यही वाली है सिंपल जो थी। तो ये तो स्पीड कितनी दी है, 20, और डिस्टेंस कितना है, ये रहा 30। तो कितना हो जाएगा, 2/3 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये आंसर आएगा मेरे पास। तो ए ओ के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये आएगा 2/3, और इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 2/3। दोनों केस में सेम वैल्यू मुझे मिल रही है, तो 2/3 और कितना हो जाएगा, 2/3। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 80/40, अच्छा डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, ये दिया है 30 की फॉर्म में, तो उसको ऐसे लिख लो, ये 30 दिया है ना, तो ये हो जाएगा 2/30, इसको ऐसे कर लो। 2/30 कितना होगा, 1/15। इसको भी कर सकते हैं, अच्छा तो पूरा 30 हो गया, तो ये 2/3 रेडियन पर सेकेंड बाई कर सकते हैं ना, ओमेगा बाई बी। अच्छा ये 80/3, एक सेकेंड, सही था ये सही था, 2/3, ये 40 था ना डिस्टेंस, 80/3 था, 40 सही है, 2/3 आएगा। और ये भी कितना होगा, 20/20 बी, ये रहा मेरे पास 20, और डिस्टेंस 30, ये 2/3 रेडियन पर सेकेंड, सही है। डिस्टेंस मुझे दिया ना, ये 30 था ओवरऑल, और 80/3 क्या थी यहाँ पे स्पीड थी, सही है। चलिए ये कर लिया हमने बी पॉइंट। अब सी पॉइंट की बात है, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब सी पॉइंट करते हैं ना। सी पॉइंट में क्या बोला था मुझसे, सी पॉइंट ने मुझसे पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही पूछा था। क्या पूछा था सी पार्ट में, ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी। तो क्या लिख सकते हैं, ए परपेंडिकुलर माइनस बी डिवाइड बाय डिस्टेंस आर, लिख सकते हैं। यानी ऑब्जर्व कहाँ पे, बी पॉइंट पे। अच्छा
परपेंडिकुलर स्पीड अगर मैं देखूंगा तो रोड के लिए, तो ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, इसे डिस्टेंस के परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो ये 40 है 30 कितना होगा, √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और कितना आएगा, ये आएगा 50 मीटर। कितना आएगा, 50 मीटर। ये अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, ट्रायंगल दिख रहा होगा 30 40 कितना होगा 50 मीटर। अच्छा ये डिस्टेंस आ गया, तो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ए वाली स्पीड कितनी है, नीचे। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो v sin 53, तो v की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 80/3, तो क्या लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 80/3 sin 53 कितना होगा, ये होगा 4/5, 4/5 होगा। ये कितना आएगा यहाँ से 16 यानी 64/3 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा अप्रोक्सीमेट, है ना। यानी कंपोनेंट इस कितना आएगा 64/3, तो ए कितना हो गया 64/3 माइनस, ठीक है, बी परपेंडिकुलर। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो इसका अपोजिट क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ब्रैकेट पहले नेगेटिव लगा लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 20 sin 37 कितना होता है, sin 37 अगर मैं निकालूंगा ये होगा मेरे पास 3/5, है ना। ये हो जाएगा 4, ये स्पीड कितने की 12 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाला कंपोनेंट कितना है 12। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे, और डिस्टेंस के बीच में कितना है, ये मेरे पास है 50। कर सकते हैं भाई, ये था v sin 53, यह था 80/3, तो 80/3 करेंगे 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 64/3, ये कर सकते हैं। तो उसको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा 64 + 12, ये होगा 3, और डिवाइड कितना होगा यहाँ से 50, तो कितना आएगा ये 64 + 36, एलसीएम लेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 150। तो उसको जब ऐड करेंगे कितना होगा, ये आएगा मेरे पास ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा ऊपर 100, और डिवाइड बाय कितना आएगा 150, 10 से 10 कैंसिल, 5/3, है ना, 2/3 रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा आंसर। ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 5 से कट कर सकते हैं, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। नोट कर लें आप इसको। चलिए नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ रिलेशन जो मैंने v = r ω के बेस पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो एवरेज का कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस को, रिलेशन के बेस पे कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर वाला केस होगा, तो वो भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करें, इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको भी पढ़ें एक बार, देखें सही से, नोट्स बनाएं और घर पर रिवाइज करें और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।